नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर नई बातचीत के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन्ना राम जी डांगी की। मन्ना राम जी डांगी पिछले 40 सालों से सामाजिक बदलाव के लिए समाज के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे को भी इनके साथ कई बार कई जगह गांव में जाने का मौका मिला। मुझे याद है कि मैं इनके साथ एक बार पूरा जो दक्षिणी क्षेत्र है हमारा राजस्थान का, खास तौर से यहाँ से उदयपुर से ही समझ लीजिए, देवारी और फिर जयसमंद का क्षेत्र, हाँ जयसमंद झील का हाँ, कैचमेंट, जयसमंद झील का झील के कैचमेंट है। कैचमेंट एरिया में। और फिर सराड़ा का भाग होते हुए हम अ, पूरा एरिया कवर किया था हमने। 2004 और में हाँ, 2004 2004 में अकाल था उसमें। अकाल था। और उसके पहले 97 87 88 में 87 में 88 हमने 88 में दर क्या नाम था उसका, बिछड़ी बिछड़ी बिछड़ी। बिछड़ी के गांव में जो पानी खराब हो गया था, और उसकी चर्चा, मतलब वहां पर एक जन आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में भी मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। मन्नाराम जी डांगी के साथ हम भी वहाँ पर 20-25 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन वगैरह करते रहे गांव में। फिर हमने एक रोज फैक्ट्री के बाहर धरना लगाया, और उसके बाद वो फैक्ट्री स्पेशल पावर्स के हिसाब से सिटी मजिस्ट्रेट ने उसको बंद कराई। उससे पानी इतना गंदा हो गया था कि पीने लायक तो था ही नहीं। मवेशी तक पीते थे तो मर जाते थे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे तक सूखने लग गए थे। वहाँ पर बड़े बड़े 100 अमरूद के पेड़ वाला आम बाग था, वो भी आम के पेड़ थे। खराब हो गया। आम के पेड़ थे, वो भी खराब हो गए, सब गिर गए। तो इस तरह की हालत हो गई थी। उसके ऊपर उदयपुर में भी धरना लगाया, मैं उसमें भी उपस्थित था। और इस तरह से, मतलब, और आपने वो पूरी बात उन्हीं से आप सुनिए। मैं तो जरा ये बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के जो अभी तक बीता है उसके बारे में, और उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको ये आपको ये बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो आपका आभार मन्नाराम जी। और मैं आपसे ये सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म तो शायद बम्बोरा या उधर ही कहीं हुआ है। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा, वो कहाँ हुई? जन्म और प्राथमिक शिक्षा। सेठ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं बहुत गरीब सामान्य किसान परिवार से हूँ। गांव बम्बोरा के एक और मजरा है, गणकोटड़िया गांव, वहाँ के किसान परिवार से हूँ। मेरी शिक्षा बम्बोरा गांव में ही 11वीं तक पढ़ाई थी। उसमें 12वीं 10+2 का सिस्टम नहीं था। 11वीं तक की पढ़ाई के बाद मेरी 10वीं क्लास पास होने के बाद शादी हो गई। और फिर 11वीं क्लास मेरे पिताजी ने कहा 11वीं पढ़ तू। फिर 11वीं तक पढ़ने के बाद फिर ये था कोई नौकरी वोकरी मिल जाए, उसमें टीचर पटवारी वगैरह ऐसी कोई नौकरी मिल जाए। तो उसी समय यहाँ उदयपुर से विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट से एक, उसमें रूरल इंस्टीट्यूट में गांव के बच्चों को जो हायर सेकेंडरी पास थे उनको हायर एजुकेशन के लिए वो गांवों से बुलाते थे और उनको कुछ वजीफा भी देते थे। तो उस हिसाब से वो वहाँ आए, बम्बोरा रूरल इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर आए थे, चौधरी शाह जी, मोहनलाल जी। और उन्होंने कहा कि वहाँ मतलब हॉस्टल भी है और आपको कुछ सहायता भी फीस की करेंगे और पढ़ाई होगी आप। तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया
रूरल इंस्टीट्यूट से। और रूरल इंस्टीट्यूट का जो वातावरण था विद्याभवन का, जो मोहन सिंह मेहता द्वारा स्थापित विद्याभवन सोसाइटी के तहत आता है, तो वहाँ काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ के जो हमारी हॉस्टल लाइफ थी, वहाँ की पढ़ाई थी। एमए भी मैंने रूरल सोशोलॉजी में वहीं से किया। हेलो, उसके बाद भेजा नहीं सर? मैं जिस समाज से अच्छा, अच्छा, आया था, ठीक। डांगी समाज से, जो खेतिहर जाति है, तो उसमें पढ़ाई का नहीं था। मतलब बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की कोई पढ़ाई का नहीं था। तो हमने कुछ पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने, मैं पढ़ ही रहा था कॉलेज में। 1972 में हमने गांव में बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक कुरीतियों के बारे में गांव गांव में करीब 60 गांव में हमने 2-3 साल तक अभियान चलाया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजो, लड़कियों को भी भेजो, और मृत्यु भोज वगैरह ये बंद करो। इस तरह का एजेंडा हाथ में लिया। उसके बाद फिर मैं सेवा मंदिर संस्थान, जो उस समय जो प्रसिद्धि थी पूरी दुनिया में देश की, वो ये थी कि मतलब जंगल काफ़ी ख़त्म हो गए थे, अरावली पूरा ही ख़त्म हो रहा था, और गांव में मतलब पेड़ सारे जंगलों के नष्ट हो रहे थे। तो ऐसे हालात में, और अकाल का भी दौर चल रहा था, ज़बरदस्त अकाल पड़ा था। ये हमारे पिछोला, फतेह सागर वगैरह सारे सूख गए थे 72 में। तो उस समय सेवा मंदिर में ओम श्रीवास्तव और कमला बसीन, दो सामाजिक कार्यकर्ता थे। दोनों जयपुर से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जी के सानिध्य में वहाँ काम कर रहे थे। तो उस समय सेवा मंदिर की तरफ से गाँव में प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन चलता था, और उसके साथ में अकाल पड़ गया। तो गांव में पीने के पानी का हैंडपंप वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। सार्वजनिक कुएं वगैरह, मतलब पंचायतों की तरफ से, पंचायत समिति या सरकार की तरफ से, उनमें भी पानी सूख गया। तो गांव में पीने के पानी का एक प्रोजेक्ट सेवा मंदिर में आया था। उसमें सार्वजनिक कुएं खुदवाने का, गहरा करने का प्रोजेक्ट, उसमें मैंने काम शुरू किया। अच्छा, ठीक है, आप जारी रखें। तो वहाँ सेवा मंदिर में मैंने 78 तक काम किया, 1981 तक। और वहाँ से मुझे सामाजिक कार्य, क्योंकि सेवा मंदिर का खास तौर से गरीब, वंचित, आदिवासी वर्ग के साथ काम करने का, उनको उनके विकास के लिए, उनकी सामाजिक चेतना के लिए, सांस्कृतिक चेतना के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, और जितनी भी विकास योजना है उसमें उनकी भागीदारी कैसे बढ़ सके, उसका फायदा कैसे मिले, ये सारे काम वहाँ करते रहे। उसी दौरान मैं किसान सभा, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके भी संपर्क में आया। तो उन्होंने कहा किसानों ये मैं पूछूंगा। आपने ये जो बात बताई कि सेवा मंदिर में आप थे, और सेवा मंदिर में खैर ओम जी के साथ आपने काम किया, तो बहुत बड़ी बात है। ओम जी, ओम श्रीवास्तव और कमला बसीन दोनों ही बहुत बड़े लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और ओम जी का तो खैर एशिया में नाम था पूरा। तो उसके बाद आपने मतलब सेवा मंदिर छोड़ा क्यों? सेवा मंदिर छोड़ने के बारे में तो मेरा जिंदगी का एक उसमें मोड़ आया। उसमें मेरे परिवार में 3 बच्चे भी थे, और मैंने लॉ तो कर लिया था वहाँ सेवा मंदिर में रहते हुए। तो उस समय सेवा मंदिर में रहते हुए मैंने सीपीएम की किसान सभा में काम शुरू किया। थोड़ा गांव में मीटिंग करना, तो किसान सभा का काम, तो उसमें एक घटना मेरे गांव में, मेरे नेटिव प्लेस में हुई। उसमें ये हुआ कि हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, और हमारे 5 गांवों की एक फॉरेस्ट की जो लैंड थी, बम्बोरा गांव की 125 बीघा जमीन, वो हरदेव जोशी के रिश्तेदारों को, उनकी जमीन यहाँ सवीना में थी 170 बीघा, उसके एवज में वो जमीन वहाँ दे दी उनको। तो वहाँ वो जमीन लेकर के कब्जा करने लगे। तो उन 4-5 गांवों के 20-25 आदमी, जो बूढ़े बुजुर्ग भी थे, मैं तो उसमें यंग था बिल्कुल, तो वो सेवा मंदिर में आए कि ये मतलब हमारे सामने समस्या क्या करें। तो उस समय फिर दूसरी समस्या ये थी कि वो किसान सभा में मैं था, तो गांव में क्योंकि जंगल खत्म हो गए थे बिल्कुल,
और उसमें मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से भी प्रभावित हुआ। तो उसमें ये था कि भाई गरीबों के साथ काम करना, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके लिए लोगों को संगठित और जागृत और करने का काम। तो उसमें फॉरेस्ट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी, और एक वातावरण भी नहीं था उस समय कि इन्वायरमेंट का। लेकिन उस समय ये जरूर था कि जंगल लगाने के लिए जो ऊपर जो दुनिया के वैज्ञानिक थे, तो उतनी समझ अभी हमारे में उसमें चेतना नहीं थी। तो गांव में जंगल लगाने के लिए सरकार ने, फॉरेस्ट विभाग ने जितनी भी जंगल की जमीन खुली थी जिसमें पशु चलते थे, लोग चारा लाते थे, लकड़ी लाते थे, तो जंगलात विभाग का उत्पीड़न बढ़ गया। आदिवासी इलाके में भी, दूसरे साधारण इलाकों में भी जंगलात विभाग का उत्पीड़न बन गया, और उन्होंने कोई गांव के लोगों के साथ में कोई राब्ता नहीं किया, कोई समझाइश नहीं की, उनकी समस्याएं क्या है उनको नहीं सुनना। तो इस तरह की हालात में कई जगह मतलब उत्पीड़न फॉरेस्ट विभाग की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से। तो फिर हमने मतलब लोगों को संगठित किया, और हमने सरकार को भी ज्ञापन दिए किसान सभा के मार्फत, जिला कलेक्टर को, वन विभाग को, राज्य सरकार को, भाई उनकी जो दिक्कतें हैं और उनके साथ जो भेदभाव होता है, शोषण होता है, तो वो उनकी सुनवाई करके फिर करें मतलब। तो ऐसे समय में फिर वहाँ मतलब मेरा इलाका जो बम्बोरा है, वहाँ ये दो समस्या आ गई थी। एक तो वन विभाग की आ गई, वहाँ मतलब काफ़ी कुराबड़ रेंज पड़ती है, तो उस रेंज में 8 10 20 30 गाँव में फॉरेस्ट का काम भी चल रहा था। तो लोग परेशान ये थे कि अब पशु कहाँ चराएंगे, उनकी ज़मीनें मतलब सारी बंद कर रहे हैं, कोर्ट बना रहे, बाउंड्री बना रहे। तो फिर हमने जिला कलेक्टर और डीएफओ वगैरह को ज्ञापन भी दिए कि भाई लोगों की सुनवाई करके उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए और उनके साथ न्याय किया जाए, और उनको उस हिसाब से। तो फिर हमारे इलाके में एक इनक्लोजर में पेड़ पौधे लगा दिए और पशु रोक दिए, और लोगों से वो घी भी लेते थे, कोई बकरा लेकर के मार के खाते थे। इस तरह का मतलब सारा वातावरण था उस समय। 78 की बात है ये, 78 की। तो ऐसे माहौल में फिर हमने फैसला ये किया कि अब मुझे, सेवा मंदिर वालों ने कहा भाई यहाँ तो आप सेवा मंदिर में रहोगे, यहाँ मतलब ये किसान सभा में काम करो। फिर हमने, हमारे जो साथी लोग और भी थे, उन्होंने मिलके फैसला किया कि यार, और मैंने भी कि अब ये सामाजिक काम करना है, ये फैसला ले लिया। और बच्चे मेरे यहाँ उदयपुर में थे, मैंने कहाँ भेज दिए, कहाँ फिर वो सरकारी स्कूल में वहीं पढ़ना। तो मैंने 2 साल तक सेवा मंदिर छोड़ने के बाद किसान सभा का काम किया और उस मसले को उठाया, और वो मसला आज भी जिंदा है, वो फॉरेस्ट वाला। उस जमीन पे गांव वालों का वो कब्जा है, 5 गांवों की, और जंगल भी कायम है। तो नीचे वाली कोर्टों में तो वो सारा मामला गांव वाले लोगों के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम ट्राई कर रहे हैं कि वो जमीन जंगलात को वापस दी जाए, किसी व्यक्ति को नहीं दी जाए। फॉरेस्ट, क्योंकि चारों तरफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बीच में जमीन है, तो वो जमीन जंगलात विभाग वापस ले गए, और लोगों के जो राइट हैं, गांव वालों के जो पूछते नहीं है, वो राइट भी कायम रहे। तो ये हमारी डिमांड है, और सरकार को, भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को भी हमने गांव वालों की तरफ से नोटिस भेजे हुए हैं, और सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर अभी आया नहीं है। तो अभी हमारी गांव वालों की ट्राई ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए। एनजीटी में भी ले गए, तो एनजीटी ने कहा ये 40 साल पुराना मामला है, इसलिए हम नहीं सुन सकते। तो फिर आपने ये किसान सभा क्यों छोड़ी? किसान सभा छोड़ने का तो मेरा ये था कि मैं, आरपी सराफ साहब जो थे वो भी कम्युनिस्ट नेता थे, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और वो सीपीआई में रहे, और वो जम्मू से विधानसभा में भी 2 बार रहे। छोटे छोटे आंसर थे। हाँ, तो मैं मतलब उनके विचारों से प्रभावित हुआ, सराफ साहब के विचारों से। तो उनका ये विचार था कि अब ये जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां अभी राज में हैं या राज्य में शामिल हो रही है, वो मतलब काम की नहीं है, और लोगों का जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, लोगों को संगठित करने की जरूरत है, लोगों को एम्पावरमेंट बनाने के लिए लोगों का जन आंदोलन और उनके डेमोक्रेटिक राइट उनको ज़्यादा मिले और उनका सशक्तिकरण हो, इस रास्ते पे काम करने की जरूरत है। इसलिए मैंने सीपीएम छोड़ दी, 83 में छोड़ दी। फिर आपने ये, आपके साथी रमेश चंद्र
नंदवाना आपके साथ कैसे जुड़े? नहीं, रमेश जी तो ये उनका भी इरादा क्रांति करने का ही था उसमें 78 तक तो, लेकिन फिर इन्होंने वकालत शुरू की, और वकालत शुरू करने के बाद हम ने साथ साथ काम किया, लेकिन फिर वो सराफ साहब की विचारधारा से सहमत नहीं थे, अच्छा। तो वो अलग ही रहे, वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे, आज भी हैं। लेकिन मैंने उसके बाद फिर सराफ साहब की जो विचारधारा थी उस पे रहते हुए काम अपना जीवन 83 के बाद मैंने पूरा जीवन उनके साथ जुड़ करके, उनके ग्रुप के साथ जुड़ के, उनके आंदोलन के साथ जुड़ करके, तो आज भी मैं उनके उसी पे प्रकृति मानव केंद्रित आंदोलन जो 2002 में स्थापित किया उसके साथ जुड़ करके काम कर रहा हूँ। और जो अभी तक सेठ साहब ने जो जिक्र किया था, जितने भी यहाँ आंदोलन हुए, तो एक तो बिछड़ी का वो एक तो आंदोलन जिसका जिक्र मैंने किया था वो फॉरेस्ट लैंड के बारे में, तो वो आंदोलन आज भी जारी है, वो मसला आज भी खड़ा है, और वहाँ आज भी लोग सफ़र कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, और हाई कोर्ट से एनजीटी से कोई न्याय नहीं मिला, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी उसके बाद बिछड़ी का पर्यावरण का मामला में वकील बन गया था 82 में, वकालत शुरू कर दी, मजबूरी में शुरू करनी पड़ी। उसमें तो काम मेरा इरादा था कि पूरी तरह से सामाजिक काम करें, लेकिन घर की परिस्थिति अलाउ नहीं की, इसलिए मुझे मजबूरी में वकालत का पेशा भी शुरू करना तो पड़ा। आपने एनजीओ क्यों नहीं बना लिया? एनजीओ के बारे में हमारी धारणा ये थी कि एनजीओ इसी सिस्टम के दायरे में काम करते हैं, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है, वो एक इसी सिस्टम के पुर्जे बन के ही काम कर सकते, इससे ज़्यादा। तो हमारा ये था कि भाई समाज को बदलने के लिए उससे ज़्यादा मतलब सेक्रीफाइस चाहिए, यहाँ मतलब जो ज़्यादा काम करना। बिछड़ी का जो आंदोलन हुआ उसके क्या मतलब, बहुत शॉर्ट में बताएं आप, बहुत लंबा करेंगे तो बहुत सारे शॉर्ट प्रश्न रह जाएंगे। चलो ठीक है, मैं शॉर्ट बता। बिछड़ी का आंदोलन तो मैं वकालत में आ गया था, तो वो गांव के लोग आए थे, गांव के नवयुग मंडल था वहाँ, उन्होंने संपर्क किया कि हमारे यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर हम उदयपुर के, जिसमें सेठ साहब भी शामिल हैं, और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसमें किशोर संत साहब भी थे जो सेवा मंदिर में थे, विद्या भवन में थे, और हमारे गुरु भी रहे, वो उनका डेथ हो गई है। तो इसके अलावा जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे यहाँ उदयपुर में, और पत्रकार थे, और यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लोढ़ा साहब, उन सब लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग किया। और हमने वहाँ पर अप्रोच ये ली, गांव वालों को कहा कि भाई पार्टीबाजी से काम नहीं चलेगा, पूरा गांव एक हो करके आप कोई संघर्ष समिति बनाते हो। तो वहाँ एक संघर्ष समिति बनाई जिसमें 20 गांवों के लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि मसला इतना गंभीर था। 5 फैक्ट्रियाँ थी केमिकल की, और उससे पूरे गांव का पानी, फसलें, पेड़ पौधे और पशुओं की चमड़ी उतर गई, भैंसों की, उस पानी में, नहर में, उदय सागर की नहर में जो पानी भरा वो लाल हो गया, सारे कुओं का पानी लाल हो गया। तो वो आंदोलन पूरा 1-2 साल तक चला था। उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री, अनिल अग्रवाल से आप मिले थे, पर्यावरणविद। तो अनिल अग्रवाल से ये संत साहब ने इसमें सहयोग किया। अनिल अग्रवाल की संस्था थी साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर, दिल्ली में है, उसकी सुनीता नारायण वो है उनकी आजकल, डाउन टू अर्थ की है, और डाउन टू अर्थ मैगजीन निकालते थे। अच्छा, उनकी डेथ हो गई, अनिल साहब की तो डेथ हो गई कैंसर से। लेकिन सुनीता नारायण भी है, और जीडी अग्रवाल थे, वो भी गंगा के आंदोलन में उन्होंने 103 दिन का उपवास किया और उनकी डेथ हो गई। तो वो उन्होंने मतलब आकर के यहाँ का सर्वे करवाया, रुड़की के साइंटिस्ट लाए कॉलेज से, रुड़की से, कानपुर से साइंटिस्ट आए, 1 महीना रह करके सर्वे किया। आपने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, जिसमें MC मेहता को वकील बनाया था, और उन्होंने गांव वालों की तरफ से वो रिट दायर की। और उस रिट के तहत फैसला 1996 में फैसला आया, जिसमें ये 500 कारखाने बंद हुए, और उसमें ऑर्डर किया था कि यहाँ ज़मीन और पानी जितना भी खराब हुआ उसके हर्जाने के लिए उन्होंने ऑर्डर भी फैसले में किया कि 39 करोड़ रुपए पर्यावरण मंत्रालय में वसूल करे उसे, और पानी और वहाँ की ज़मीन ठीक करे, जो आज दिन तक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद वो फैसला और मतलब उसको लटकाते रहे वो,
अग्रवाल मतलब जो इसके ओम अग्रवाल। ओम अग्रवाल जी जो थे इसके मालिक, वहाँ ये प्रशांत भूषण जी हैं, उनके पिताजी थे उनके वकील। तो वो 2010 तक, 2011 में फिर जजमेंट हुआ जिसमें भंडारी दलवीर भंडारी साहब थे, उन्होंने उस फैसले को वापस बहाल रखा और उस पर 10 लाख का जुर्माना भी किया और कंपाउंड इंटरेस्ट से वापस वो ऑर्डर किया। तो वो 200 करोड़ की रिकवरी अभी पड़ी हुई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और गांव के लोग तो उनमें से आपने उसके बाद एक ये रेती की माफियाओं के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाया था, रेत माफियाओं के ये खिलाफ। सेठ साहब मसला ये है कि जयसमंद झील का कैचमेंट एरिया जो है, जयसमंद झील एक ऐतिहासिक झील है मिट्टी उसमें भी पानी। मैं आपके साथ आया था एक बार। उसमें साथ क्या अपन सबने मिलके ही काम किए हैं, जो भी यहाँ के आंदोलन किए हैं। तो आप सबके सहयोग से ही किया जो कुछ भी किया, मैं अकेला तो क्या कर सकता। लेकिन यहाँ जो भी जो समाज सेवी लोग थे सही मायने में, उन सबके सहयोग से ही जो भी गतिविधि यहाँ पर की है वो की और सबका सहयोग भी मिला। तो जयसमंद झील कैचमेंट एरिया है, उसमें 400 गांव पड़ते हैं और उसके एरिया है 1800 किलोमीटर का, जिससे पानी जयसमंद झील में जाता है। और आज उदयपुर में भी पानी की सप्लाई वहाँ से हो रही है। तो उसमें नदियाँ मुख्य रूप से 9 हैं, 9 नदी और 9 नाले कहते हैं। इस लेकिन पे आप हाथ लगाओगे तो बंद हो जाएगा। सॉरी सॉरी। तो वो तो ये कि बजरी खनन का सरकार की पॉलिसी से उन नदियों में बजरी खनन 1980 से शुरू हो गया था। और उसके बाद सरकार ने जो उनको ठेके में दिए और वहाँ से खनन शुरू हो गया। 2010 में फिर स्थिति इतनी गंभीर होती गई जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हो गए, ट्रैक्टर वाले, ट्रकों वाले। तो ज़्यादातर तो क्या है कि जो, क्योंकि सरकार ने अलाउ कर दिया, ठेके दे दिए, तो ज़बरदस्त खनन शुरू हो गया। तो उससे मतलब जल स्तर नीचे चला गया, खेती बाड़ी प्रभावित हुई, पशु प्रभावित हुए और वहाँ के एनवायरनमेंट पे भारी प्रभाव पड़ा। तो फिर वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर के, जो उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे एक हमने पर्यावरण मानव विकास लोक मंच जयसमंद झील कैचमेंट एरिया का बनाया और उसके तहत आंदोलन शुरू किया। और उसमें जन जागृति के लिए गांव गांव हमने मीटिंगें की। अब क्या स्थिति है उसका अभी एक एनजीटी से एक फैसला करवाया हमने, हाई कोर्ट भी गए और एनजीटी से फैसला करवाया जिसमें 2019 में उस पूरे क्षेत्र में रेती का खनन नहीं हो सकता, पूरे जयसमंद झील के कैचमेंट एरिया में। वो ऑर्डर पास कराया। 2014 से लगाकर 2019 तक वो एनजीटी में चला और सारा सर्वे करवाया एनजीटी वालों ने। और वो मतलब वो ऑर्डर जो पास किया वो लागू हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्डर तो ऑफिशियली तो ये है कि मतलब सरकार ने वहाँ खनन पट्टे देने बंद कर दिए। बीच में ट्राई भी की थी लेकिन हमने ऑब्जेक्शन किया कि भाई इस पे फैसला हो चुका है, उसके बावजूद भी आप कोशिश करें। तो सरकार की तरफ से तो कोई पट्टे नहीं दिए, लेकिन आज की माफिया काम कर रहे हैं अभी भी वहाँ पे। माफिया ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ये रस्मी तौर पे कभी कभी टोटका करता है खान विभाग, क्योंकि पुलिस वाले और खान विभाग दोनों मिले हुए हैं माफियाओं से। और वो एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और अब कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई दखल नहीं देता। उनको जिम्मेदारी दे रखी है उस फैसले के बारे में। वो महीने में एक बार मीटिंग कर लेते हैं और कभी कभी एक दो वो पकड़ लेते हैं वहाँ बस और अखबारों में दे देते हैं। उसके खिलाफ कोई जन आंदोलन हो रहा है अभी? उसके खिलाफ अब जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनमें से काफ़ी लोग तो मर गए, एज्ड थे पर्सन, और जवान लोग कोई इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन हमने पूरे क्षेत्र में मीटिंगें की गांव गांव, और प्रशासन को तो लिख कर के सैकड़ों बार दिया है, लेकिन वहाँ कोई जन आंदोलन बनाने में हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमने प्रयास पूरा किया 10 साल तक। तो अब स्थिति ये है कि वो इलाका पूरा उजड़ रहा है और मेरे ख्याल से वो रेगिस्तान बन जाएगा आगे जाकर के। और जयसमंद झील भी, पानी के लेवल की क्या स्थिति है अभी? जयसमंद झील भी राजसमंद झील जैसी स्थिति होने की स्थिति में पहुंच रही है, क्योंकि उसको तो हम खैर बाहर से भर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ बाहर से, लेकिन वो एरिया जो पूरा है चाखम नदी से लाएंगे पानी और भर देंगे उसको। लेकिन उस एरिया में मतलब पानी का लेवल क्या है? पानी का जो सरसब्ज गांव थे वो आज पीड़ित है पानी के अभाव से। खेती में भी अभाव हो गया, सूखा पड़ने लगा। जिन गांवों में कभी अकाल नहीं पड़ता था, नदियों के किनारे के 10-20 गांव ऐसे थे
उनमें सबसे ज्यादा पानी का संकट पैदा हो गया है, जिसमें उस गेंगला आ एरिया गया, से खड़का। कितने लोग यहाँ कच्ची बस्ती में आके रहने लगे? विस्थापन तो जबरदस्त हुआ है। विस्थापन तो देखो, नौजवान कोई गांव में है नहीं, बूढ़े वो तो लोग। सब जगह सारे गाँव में ऐसे ही है। हाँ, तो ये विस्थापन जबरदस्त हुआ। खेती का जो संकट आया है, पशुओं का जो संकट आया है, वो जबरदस्त है। और वो इलाका सरसब्ज था, वो सरसब्ज इलाका दूध पूरी का काफी कारोबार होता था उधर, नहीं, खासतौर से कुराबड़ वगैरह में। दूध का हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के देखो ऐसा है कि खेती और पशुपालन दो वहाँ उस इलाके के थे, जिसमें पशुपालन मुख्य था। तो जंगल बर्बाद हो गए, पानी का अभाव हो गया, तो जैसे तैसे लोग अब मुश्किल से चला रहे हैं। मुख्य रूप से दूध का जो धंधा है वही मुख्य रूप से चल रहा है। खेती पूरी तबाह हो गई उस इलाके में। एक राव साहब थे ना, क्या नाम था उनका? राव साहब थे ना, एक वहाँ के बोरा के राव थे या नहीं, कहाँ वो के राव थे? ठाकुर थे, फिला के ठाकुर, ठाकुर। किला के ठाकुर। कुबेर सिंह फिला के ठाकुर थे, वो हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और उन्होंने पूरी तरह से, वो 30 साल तक सरपंच भी रहे फिला के, लेकिन इस आंदोलन में पूरी उन्होंने शिरकत की। और अपने अंतिम समय तक वो इस आंदोलन से जुड़े रहे, और इस मिशन के साथ उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया लास्ट तक। तो ये जो मूवमेंट्स, मतलब जो पब्लिक की जो बातें हैं, मतलब जैसे रेती का है या पानी का है या एनवायरनमेंट का, ये वहाँ पे जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें इशू नहीं बनते हैं क्या? उसमें देखो ऐसा है कि हमने जब भी चुनाव हुए, तब जो हमने लोकमंच बनाया, उसकी तरफ से हमने पर्चे निकालते थे, गांव गांव पर्चे भी बांटते थे। और सारा प्रयास हमने लगातार किया और अब भी करते रहे। लेकिन सवाल अब ये है कि जो राजनीतिक पार्टियों का जो चरित्र है और जो अप्रोच है, वो मतलब लोगों को मतलब वो बना दिया है, भिखमंगे बना दिया लोगों का। जो सिस्टम बनाया है उसमें व्यक्तिगत बेनिफिट चाहे वो छोटे छोटे भी मिल रहे हैं, और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। फिर भी लोगों को ये एक राज के साथ रहना, सत्ता के साथ रहना, ये मानसिकता नौजवानों की भी है और आम लोगों की भी अच्छा, है। उस क्षेत्र में कोई उद्योग धंधे वगैरह नहीं लगे? उद्योग नहीं लगे। इन्होंने एक नया पत्थर की खनन के पट्टे दे दिए हैं। और कई जगह मतलब उस पूरे इलाके में अब रेती तो खत्म हो गई है, पत्थर की खाने मतलब खोद के ला रहे हैं। ये फेल्सपार जो कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो वो मतलब कई खाने खोल रहे हैं। फेल्सपार तो खनिज है बड़ा। तो खनिज है, तो वो मतलब उन्होंने पूरे इलाके में 100 के करीब खनन, पूरे जो कैचमेंट एरिया है उसमें आज की अच्छा, तारीख में चल रही है। और ये पूरा विनाश हो रहा है जबरदस्त उस इलाके का। तो विनाशकारी कदम सरकार उठा रही है, और बिना सोचे समझे पैसे बनाने के लिए, जैसे दारू से पैसे बना रही है सरकार, उसी तरह से खनन के से पैसे बनाने की जो दिशा है, वो इस राजस्थान की तबाही का मंजर है। और ये वो मतलब तो केंद्र सरकार ने कह रखा है इनको कि हाँ, आप तो केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार दोनों जिम्मेदार आप है। जो है मतलब दारू बेचो, और ये टूरिज्म का जो धंधा है वो करो, और तीसरा ये खनन वाला जो है, आपके यहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं उनको खोदो और बेचो। बस यही 3 धंधे हैं। बाकी चौथा धंधा तो आप जानते ही हो, वो मंदिर वंदिर का है। जो मंदिर जहाँ पे भी बनेगा वहाँ करोड़ों रुपए लगेंगे, और फिर पुजारी जो और बाकी वहाँ के लोग जो है उसका उपभोग करेंगे। खैर, मैं एक और बात आपसे, ये बात आप जो कह रहे हो 2021, 19, 21, 20, 21 की है शायद, मतलब बिफोर। 2000 ये रेती बद्री वाली, हाँ, बद्री वाली 19-20 तक होगा ये हाँ, पीरियड। बाद में ये आ गया था, कोरोना आ गया था, और उसके बाद, तो उसके बाद आपने कोई आंदोलन ऐसा किया क्या? ने उसके बाद देखो, आंदोलन में जो सक्रिय लोग थे, उनकी 2-4 लोगों की तो डेथ हो गई। कोरोना में चले गए? और उसके बाद कोशिश की, लेकिन वो बन नहीं पाया। और जो लोगों का उत्साह नहीं हुआ, तो फिर मतलब संबल वहाँ से मिला नहीं, तो लेकिन ज्ञापन वगैरह देते रहे हम। लेकिन उसके बाद स्थिति अब भी खराब है स्थिति, और खनन अभी भी हो रहा है जबरदस्त। पत्थर का भी हो रहा है, रेती का भी हो रहा है, और मिट्टी का भी हो रहा है, इवन मिट्टी का भी हो रहा है, खेतों की मिट्टी भी जा रही है। एक खनन का मामला आपने यहाँ पे भी उठाया था, आपने उदय सागर के पास में, गाँव है का नाम भूल गया मैं। बल्लों का गुड़ा। पल्लो का गुड़ा है। जी। हाँ, तो वहाँ पे ये भी। यहाँ का मामला ये था कि बल्लों गुड़ा उदय सागर की
वहाँ पे भी कोई माफिया ने ले लिया था, मतलब वो तो कांग्रेस का नेता था और वहाँ मैं लोगों ने, मैं कोई बहुत डेथ लंबा हो हो गई गया। थी, मैं बैठने के लिए गया था। तो वहाँ के लोग सारे गांव के इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने ये मसला रखा था कि हमारे ये गांव की समस्या है। तो फिर मैंने तो उनको यही कहा कि भाई गांव पूरा इकट्ठा होकर के अगर आप इस बात को उठाते हो, बाकी तो सरकार ने पट्टे दे दिए हैं, पट्टे दे दिए, 2.5 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा हो गए हैं, तो लड़ाई बड़ी मुश्किल है। लेकिन इस बात पे ग्राम सभा ने एनओसी नहीं दी थी, वहाँ के सरपंच ने एनओसी दे दी थी। तो फिर ये बात लोगों के, मैंने कहा भाई नकल लो, उसमें जो भी कार्रवाई हुई तो पैसा फिर, कानून ना। हाँ पैसा कानून था, पैसा कानून लागू था वहाँ। तो सरपंच ने एनओसी दे दी बाद में, तो उसके आधार पर वो पट्टे जारी हो गए। और पट्टे जारी हो गए, लेकिन लोगों को जब ये पता लगा तो उन्होंने मतलब पहले तो ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, खान विभाग को ज्ञापन दिया, फिर प्रदर्शन गांव की औरतें भी आई और खान विभाग और कलेक्ट्री पे 1,000 औरतें होंगी, 1,000 आदमी होंगे, 2,000 लोगों ने पूरे प्रदर्शन किया। और वो मुद्दा अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। और राजस्थान सरकार, यहाँ की जो कलेक्टर थी उसमें आनंदी, उन्होंने मतलब पॉजिटिव स्टैंड लिया। और हमने कहा भाई एनओसी जब नहीं है तो एनओसी नहीं है तो ये जो पट्टा है वो खारिज किया जाए। तो उस पर उन्होंने विशेष ग्राम सभा कराने का ऑर्डर किया। तो विशेष ग्राम सभा हुई। विशेष ग्राम सभा में 1,700 लोगों ने वोट दिए, वोट पड़े और उसमें वो एनओसी खारिज की। और उसके आधार पर उस कलेक्टर आनंदी ने खान विभाग को लिखा भाई ये एनओसी नहीं है तो फिर ये जो पट्टा है वो निरस्त किया जाना चाहिए। अब ये तो आप 20 सेकंड में कोई संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? मेरा संदेश तो ये है कि आज जो परिस्थिति है दुनिया और देश की, वो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। जिसमें आम आदमी को, सचेत लोगों को, जागरूक लोगों को संगठित होकर के, पार्टियों से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठ करके सामने एक संगठित होने की ज़रूरत है, हर स्तर पे, शहर स्तर पे, गांव स्तर पे। और पर्यावरणीय संकट है उसको समझने की ज़रूरत है कितना गंभीर है। और जो समाज का अमानवीकरण हो रहा है, जिसमें जितने भी कानून कायदे, जितने भी अधिकार अभी तक लोगों को मिले हुए हैं, उन सारे अधिकारों का हनन हो रहा, दमन हो रहा है। और सभी स्तर पे एक तरह से तानाशाही सिस्टम पूरे सिस्टम में हावी हो गया है। आपका और समय समाप्त हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपको, आ, आपने समय आपने दिया। देखा मन्नाराम जी का पूरा जीवन संघर्षमय जीवन है। और ये भी देखा आपने कि समाज के लिए काम करने में कितनी दिक्कतें आती है, कितना वहीं के लोग कितना विरोध करते हैं, जबकि उनको उन्हीं को फायदा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किस तरह से बड़े लाभ का जो है वंचित हो जाते हैं और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक केवल उस क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें सबको समान अवसर मिले और सब बराबर हों, सब संपन्न हों, सबको लिखने पढ़ने की सुविधा हो और काम करने की सुविधा हो। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? मन्नाराम जी के पूरे जीवन का जीवन व्रत है ये। हालांकि कुछ बातें मैं जो फैमिली की पूछना चाहता था वो नहीं पूछ पाया क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया। ये वीडियो 35 मिनट तो हो ही गए। तो खैर फिर कभी बात करेंगे। तो ये इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार मन्नाराम जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से सार्वजनिक जीवन में लोगों के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, समाज के लिए काम करना कैसे किया जाता है और उसके लिए कितना पेशेंस और कितना त्याग की जरूरत होती है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे और किसी वीडियो के